आज हम हिस्ट्री चैप्टर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक है भारत में कंपनी राज्य का विस्तार। अब हम देखते हैं भारत में कंपनी राज्य का विस्तार है क्या। अंग्रेज जो होते थे वे अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए भारत में आए थे, लेकिन क्या हुआ था, जिस समय वो भारत में आए थे उस समय जो है भारतीय जो शासक थे, भारत के जो राजा थे, वे उत्तराधिकार के लिए और अपने सीमा के विस्तार के लिए आपस में ही लड़ रहे थे। फिर क्या होता था, अंग्रेजों ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और जो राजा होते थे वे युद्ध में लड़ाई कर रहे थे, तो वे युद्ध में सहायता लेने के लिए अंग्रेजों के पास गए। तो अंग्रेजों ने सैनिकों को भेजा, उनकी सहायता भी करी, लेकिन क्या करा, उनसे इन रिटर्न बदले में वे राज्य का कुछ भाग और कुछ रियासतें ले ली, उनसे कुछ भाग ले लिया और कुछ रियासतें ले ली। इस तरह वो लेते चले गए और इस तरह वो करते चले गए। इस तरह एक ही नीति अपनाई उन्होंने और उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करा। ऐसी ही तरह तरह की नीतियां अपनाई उसने, जैसे कि वेलजली की सायक संधि नीति, डेलहौजी की विलय नीति अपनाई, और या फिर गलत शासन करके उन पे गलत शासन का आरोप लगा के उनसे राज्य ले लेना राजाओं से, ठीक है, या उन्हें युद्ध में हराकर उनसे लाखों रुपए ले लेना, ठीक है, या फिर सबसे ज़्यादा मेन इसकी थी फूट डालो और शासन करो की नीति। मतलब आपस में लड़ाई झगड़ा करवा दो और फिर उनसे फिर उनमें फूट डल जाए तो एक एक को हरा दो और उसमें फिर अपना शासन करो। इस तरह की नीतियाँ काफ़ी नीतियाँ अपनाई। तो उस तरह उन्होंने क्या है, भारत के राज्यों को अपने कंपनी राज्य में वो मिलाते चले गए थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ। अब हम देखते हैं प्रथम आंग्ल जो मैसूर युद्ध है वो 1767 से 1769 में हुआ था। अब किसके बीच में हुआ था, मैसूर को जो शासक था हैदर अली, ठीक है, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। ये युद्ध क्या था, हैदर अली क्या कर रहा था, अपनी साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। तो वो अपने साम्राज्य का विस्तार करते करते समुद्र तट तक उसने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। तो इसी चीज़ को देखकर अंग्रेज जो थे बहुत ज़्यादा शौक हो गए थे, वो चौंक गए थे और हैदर अली को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अंग्रेजों ने हैदर अली के विरुद्ध क्या करा था, निज़ाम को, कर्नाटक को और मराठा को खड़ा कर दिया था उनके अगेंस्ट में। फिर क्या हुआ था, यही इसी युद्ध को कहते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हैदर अली ने निज़ाम को क्या करा, कुछ पैसे के लालच में उसको पीछे कर दिया और ऐसे ही कर्नाटक को पे उन्होंने जीत हासिल कर ली। कर्नाटक को तो हरा दिया था, उस पर कब्जा कर लिया था और इसी तरह फिर धीरे धीरे ये युद्ध समाप्त होने पे आया और ये 1.5 वर्षों तक ये युद्ध चला था। फिर लास्ट में क्या हुआ था, 1769 में, अप्रैल में 1769 में हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ एक संधि कर ली। इन दोनों के बीच में संधि हुई थी। इस संधि में ये था कि जो भी प्रदेश इन्होंने जीते हैं एक दूसरे के, वो उनको लौटा दो वापस, और विपत्ति में, मतलब कभी भी विपत्ति आए तो कोई सहायता की आवश्यकता हो तो ये एक दूसरे की सहायता करेंगे। तो ऐसा वचन दिया था इन्होंने। ये है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। तो ये किसके बीच में हुआ था, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किस सन में की थी। टीपू सुल्तान था कौन, हैदर अली की मृत्यु हुई थी, उसके बाद हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था वो था टीपू सुल्तान, उसने राज्य का उत्तरदायित्व संभाला था। तो टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। तो फिर क्या हुआ था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तो इस तरह ये युद्ध होते गए रहे थे अंग्रेजों के साथ, 4 युद्ध हुए थे ऐसे। तो तृतीय जब युद्ध था अंग्रेजों के साथ, तो उसमें क्या था, इनका जो टकराव था वो 1790 में हुआ था, ठीक है। फिर वो चलता रहा धीरे धीरे। फिर जब टीपू सुल्तान को ऐसा लगा कि भाई अब जो युद्ध है वो कंटिन्यू करना असंभव है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, अब कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, तो उसने क्या करा, संधि कर ली, ठीक है। 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि कर ली थी टीपू सुल्तान ने। संधि में क्या था कि जो भी राज्य का, इसमें संधि में के अनुसार उसे अपने राज्य का आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। अपना जो राज्य है उसका आधा भाग उसने अंग्रेजों को दे दिया और उसके साथियों को दे दिया, ठीक है। टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में भी देना पड़ा था। इसमें
3 करोड़ रुपए उसे युद्ध क्षति के रूप में भी देने पड़े थे, मतलब युद्ध में जो भी क्षति हुई है उसके लिए उसने 3 करोड़ रुपए भी दिए थे। तो इस तरह श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, तृतीय मैसूर युद्ध में हुई थी। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मराठा युद्ध के बारे में लिखिए। प्रथम मराठा युद्ध क्या है? अंग्रेजों और मराठों के बीच प्रथम मराठा युद्ध 1775 से 1782 में हुआ था। ठीक है, के बीच में हुआ था। तो प्रथम मराठा युद्ध किसके बीच में हुआ था? अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुआ था। कितने 7 वर्षों तक ये युद्ध चला था, 1775 से लेके 1782 के बीच में। ठीक है, किंतु नाना फडणवीस के कुशल नेतृत्व तथा मराठों की सैन्य शक्ति के आगे अंग्रेजों को अधिक सफलता ना मिल सकी। मतलब क्या हुआ था, नाना फडणवीस जो थे वो मराठों के उस टाइम शासक रहे होंगे, तो उसके कुशल नेतृत्व, उनका जो नेतृत्व था मराठों अपने उस पे राज्य में बहुत ज़्यादा था, और जो उनकी मराठों की जो सैन्य शक्ति थी वो भी बहुत ज़्यादा प्रबल थी। तो इसलिए क्या था, अंग्रेज जो थे उन पे अपनी जीत हासिल नहीं कर सके, सफलता नहीं मिली अंग्रेजों को। और अंत में क्या हुआ था, सालबाई नामक स्थान पर, सालबाई नामक एक स्थान है, वहां पे 1782 में 7 वर्षों के बाद दोनों पक्षों के बीच में संधि हो गई थी। उस टाइम उन्होंने दोनों पक्षों ने संधि कर ली। जब ये युद्ध ज़्यादा चलते रहते हैं तो फिर लास्ट में क्या होता है, ये संधि कर लेते हैं। तो इस तरह से संधि हो गई थी प्रथम मराठा युद्ध के बाद भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सायक संधि क्या थी? सायक संधि सुनते हैं। सायक संधि के अंतर्गत देशी राजाओं पर यह दबाव डाला गया कि वे अंग्रेजों के संरक्षण में आ जाएं और उसके बदले में अंग्रेजी राज्य उनकी आंतरिक सुरक्षा एवं बाहरी शक्तियों से रक्षा करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेगा। एक सायक संधि में क्या था, इसमें सायक संधि में देशी जो राजाएं हैं उन पर यह दबाव डाला गया था कि भाई वो अंग्रेजों की शरण में चले जाएं, उसके बाद उनकी रक्षा जो थे वो अंग्रेज करेंगे। लेकिन अंग्रेज उनका की रक्षा तो करेंगे, उनसे क्या करते थे, वे अपनी कंपनी में कार्य करवाएंगे, अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवाएंगे। तो इस तरह से वो उनकी रक्षा करेंगे, लेकिन उसमें जो सारा उनके ऊपर जो सारा वो अंडर में कर लेंगे, उनका नेतृत्व क्या करेंगे, अंग्रेज करेंगे सारा। तो वो सब किसके अंडर में हो जाएंगे, अंग्रेज के अंडर में। तो इस तरह उनको बहकावे में लाना, उन पे दबाव डालना, इस तरह उन्होंने एक नीति अपनी थी, सायक संधि नीति। इस नीति के अंतर्गत उसने क्या था, इसके अनुसार उन्होंने मैसूर को, तंजौर को, सूरत को, कर्नाटक को और हैदराबाद पे कब्जा कर लिया, सिर्फ इस नीति उस करके। तो इस तरह काफ़ी ऐसी नीतियाँ उन्होंने अपनाई थी, और ये उनका सिर्फ दूसरे राज्यों पर कब्जा करने का ही एक नीति थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति क्या थी? अब डलहौजी क्या था, डलहौजी भी एक ये अंग्रेजी वो था, गवर्नर था। ठीक है, भारत का अंग्रेज वो ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था डलहौजी भी, तो ब्रिटिशों का वो था ये। तो उसने क्या था, उसकी राज्य हड़पने की नीति क्या थी वो देखते हैं हम। इसमें क्या करता था उसने, इस नीति के अंतर्गत उसने क्या कहा था, एक नियम बना दिया था कि भारत के जिन जिन राजाओं को, जो राजा हैं जो पुत्रहीन हैं, जिन पे कोई पुत्र नहीं है, वे अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी को भी गोद नहीं ले सकते। ठीक है, जबकि उन्हें हिंदू धर्म के अनुसार एक ऐसी मान्यता प्राप्त है कि जो प्रत्येक हर एक संतानहीन नागरिक व्यक्ति जो है वो गोद लेने का अधिकार प्राप्त है उसे। लेकिन क्या करता, डलहौजी ने अंग्रेजी राज्य के अधीन किसी भी संतानहीन भारतीय शासक को गोद लेने का अधिकार जो था वो निषेध कर दिया, उसको बंद कर दिया। तो यही एक उसकी वो थी कि अगर राजा निसंतान मर गया तो अगर राजा निसंतान मर गया तो राजा का जो भी राज्य है वो कंपनी के में मिल जाएगा। तो इस तरह उसकी एक राज्य हड़पने की नीति थी। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है। लॉर्ड हार्डिंग के पश्चात 1842 में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ था। ठीक है, उसका उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाना था, अपने ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाना था। वह उस कार्य को पूरा करना चाहता था जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने भी यही कार्य शुरू किया था। ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक क्या करना था, देशी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित करना था। जो भी देशी राज्य हैं, भारतीय राज्य हैं, उनको अधिक से अधिक ब्रिटिशों में मिलाना था। उसकी इस नीति की प्रमुख बात यह थी कि यदि कोई राजा निसंतान मर जाता था तो उसका राज्य कंपनी के अधीन हो जाएगा। ठीक है, उसका राज्य कंपनी का था। यद्यपि गोद लेने की स्वीकृति भी दी थी उसने कि भाई गोद भी ले सकता है,
परंतु इनमें यह शर्त थी कि बिना कंपनी सरकार की पूर्व स्वीकृति के गोद नहीं ले सकता। मतलब गोद ले सकते हैं लेकिन सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। मतलब कि उन्होंने क्या करा था, उन्होंने भारतीय शासकों को अपने बिल्कुल अधीन बना लिया था कि जो भी कार्य करना होगा उनसे पहले अंग्रेजों की परमिशन लेनी पड़ेगी। इसलिए यद्यपि गोद लेने की स्वीकृति भी दी थी, परंतु उसमें यह शर्त थी कि बिना कंपनी सरकार की पूर्व स्वीकृति के गोद नहीं लिया जा सकता। साथ ही कंपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य भी नहीं थी। चाहे तो वो दे सकती थी लेकिन चाहे तो नहीं भी दे सकती थी। मतलब ये सब कुछ किसके अंडर में था, सरकार अंग्रेजों के अंडर में आ गया था। यह अनुमति दे भी सकती थी और नहीं भी दे सकती थी। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे लिखा है, इस प्रकार अंग्रेजों को अनेक राज्यों को हड़पने का बहाना मिल गया। इस तरह क्या थे, अंग्रेजों थे अलग अलग राज्यों को हड़पने लगे। अब भाई कोई चाहे तो अंग्रेजों की जगह शरण में चले जाए, भाई उनसे परमिशन ले, वो चाहे तो मना भी कर दे और चाहे तो दे भी दे। ठीक है, अब कई राज्य जो होते थे वो ये सोचते थे कि भाई हम क्यों जाएं किसी की शरण में, हम क्यों किसी से परमिशन ले, तो इसलिए परमिशन नहीं लेते थे। अब जो परमिशन नहीं लेगा वो निसंतान मर जाएगा और फिर जो उसकी राज्य है वो कंपनी को मिल जाएगा। तो इस तरह उसे एक क्या था, हड़पने का बहाना मिल गया था। लॉर्ड डलहौजी की इसी नीति को राज्य हड़पने की नीति कहा जाता है। उसकी यह नीति अंग्रेजों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हुई। अंग्रेजों को इससे बहुत फायदा हुआ। इसी नीति के परिणाम स्वरूप पूरे भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हो गया। इसी नीति के साथ साथ क्या होता, पूरे जो भारतीय साम्राज्य है उसमें ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हो गया। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति के निम्नलिखित उद्देश्य थे। उनके उद्देश्य देखते हैं क्या थे। इनके उद्देश्य क्या थे। इनका प्रथम उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाना था, अपने ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाना था। इनका सबसे मेन मोटिव ये था। व्यापार में मनमानी करना और सस्ती दरों पर कच्चा माल खरीदना। मतलब उनको अपने अधीन बनाना कि व्यापार भी नहीं करवाना, व्यापार में भी मनमानी करना, उनका जो कच्चा माल है वो बहुत कम कीमतों पर खरीदना, इस तरह की थी। अपना सामान भारत के बाजारों में ऊंची ऊंची कीमतों पर बेचना, यही इनका कार्य था कि अपना तो सामान बहुत ज़्यादा ऊंची कीमतों पर बेचते थे लेकिन भारतीयों को सामान बहुत कम नहीं बहुत ज़्यादा सस्ती दरों पर खरीदते थे। इस तरह से भारत की जनता के बीच फूट डालकर एक दूसरे के बीच भेदभाव पैदा करना और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करना। मतलब मेन मोटिव इनका क्या था कि भाई भारतीयों के बीच में फूट डालो और शासन करो की नीति। उनमें मतलब उन दोनों को आपस में भिड़वा देना, भारतीय शासकों को, और जाके बीच में राज करना। इस तरह की उसने नीति अपनाई थी और अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो बस इसी तरह से ये 5 क्वेश्चंस थे इसमें। तो लेट्स स्टॉप इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।